ओह नमस्कार साथियों। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारा लाइफ स्टाइल ही बदल गया है, वहां अनेक बीमारियों की संख्या में भी अत्यधिक बढ़ती हुई है, जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर और किडनी की वगैरह वगैरह। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए हम भारतीयों की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की नजर आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षण के सिद्धांतों पर है, क्योंकि आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के विकार को शांत करना है। साथियों, WHO ने सन 1948 में हेल्थ की एक डेफिनेशन दी। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। और यही स्वास्थ्य का विस्तृत विवेचन हमारे आचार्य चरक ने हजारों साल पहले ही कर दिया था। जिस व्यक्ति की मांस धातु समप्रमाण में हो, यानी कि ना अधिक मोटा हो ना ही अधिक पतला, शरीर का गठन समान हो, इंद्रियां दृढ़ हो यानी कि कार्य करने पर थके ना, उत्तम व्याधि क्षमत्व यानी कि रोगों का बल भी जिसे छू ना सके, भूख, प्यास, धूप और ठंड, व्यायाम को सहन कर सके, पाचन शक्ति सम हो, ठीक समय पर वृद्धावस्था आए एवं मांसादी धातुओं का उपचय समान हो, वह व्यक्ति स्वस्थ है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने कहा कि जिस व्यक्ति के दोष यानी कि वात, पित्त, कफ, रज और तम समान अवस्था में हो, अग्नि जिसमें कि जठराग्नि, धात्वाग्नि और भूताग्नि धातुएं रसादी यानी कि समप्रमाण में हो, मल जैसे कि शौच, मूत्र, पसीना की क्रियाएं ठीक प्रकार से हो और आत्मा, इंद्रियां और मन प्रसन्न अवस्था में हो, तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। साथियों, आयुर्वेदिक स्वस्थ लक्षण विश्व का एक अद्भुत आविष्कार है। आयुर्वेद व्यक्तिक स्वस्थ व्रत पर विशेष बल देता है, क्योंकि इसकी मान्यता है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो बाह्य और आंतरिक हेतु जो भी कारण हैं उसमें विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते। धातु साम्य स्वास्थ्य है, इसका अर्थ है कि इसमें निज विकार तो उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु बाहर से भी कोई भी विकार असामर्थ्य का अनुभव करेंगे, यानी कि ना तो अंदर से और ना बाहर से भी कोई बीमारी उस पर असर डाल सकेगी। साथियों, आयुर्वेद क्षेत्र को प्रमुखता देता है, बीज को नहीं। यदि क्षेत्र प्रतिकूल और कठोर है तो बीज पड़ने पर भी वो सूख जाएंगे, अंकुर उत्पन्न नहीं होंगे। यही कारण है कि आयुर्वेद में व्यक्तिक स्वस्थ व्रत का विस्तार से वर्णन किया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर रात में सोने तक दंत धावन, अभ्यंग यानी कि मालिश, व्यायाम, स्नान, आहार आदि का विशद विचार किया गया है। इसे दिनचर्या कहते हैं। रात्रिचर्या में मैथुन और शयन का विधान है। इस प्रकार ऋतुचर्या प्रकरण के अंतर्गत किस ऋतु में कैसा रहन सहन होना चाहिए इसका भी उपदेश दे दिया था। इस प्रकार आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये तीन शरीर के उपस्तंभ कहे गए। आहार के विषय में विस्तृत और सूक्ष्म विचार आयुर्वेद में किया गया है, जो कि आज की मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक मेडिकल साइंस में नहीं मिलता। सर्वग्रह और परिग्रह के द्वारा आहार मात्रा के प्रसंग में संतुलित आहार का विधान है। षड रसों के साथ साथ आहार द्रव्यों के गुण कर्म विस्तार से वर्णित है। चरक संहिता के इस एक ही श्लोक में मनुष्यों के लिए आवश्यक सभी आहार तत्वों का निर्देश दिया गया, जैसे कि षष्टिकशाली यानी का कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 मुदग यानी कि प्रोटीन, नंबर 3 पर सैंधव यानी कि नमक, लवण, नंबर 4 पर आम्लक यानी कि विटामिन, नंबर 5 पर यव यानी कि सेलुलोज, नंबर 6 पर आंतरिक्ष जल यानी कि शुद्ध जल, नंबर 7 हो गया पैसरपी यानी कि दूध और घी, स्नेह, इसको आयुर्वेद में कहते हैं स्नेह, और मधु यानी कि शर्करा।
इनका नित्य सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका नित्य सेवन करने से स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता है और आने वाली बीमारियों की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा आचार्य का कथन है। अन्न प्राण कहा गया है तो जल जीवन है। शुद्ध जल के सेवन पर बल दिया गया है। आंतरिक जल को सर्वोत्तम माना गया है। जल पात्र ताम्र का होना चाहिए, तांबे का, अन्यथा मिट्टी का। शुद्धता के कारण गंगा जल का विशेष महत्व है। प्राचीन टाइम में राजा तथा अन्य समृद्ध व्यक्ति कहीं भी हो गंगा जल मंगाकर ही सेवन करते थे। इसके लिए तो राजाओं के यहाँ एक स्वतंत्र विभाग ही रहता था। महानस यानी कि किचन जो होता है आज का, जैसे रसोई किचन जो बोलते हैं, उसके कर्मचारियों की भी विभिन्न श्रेणियों का वर्णन था। राजा के जो महानस थे उसका अध्यक्ष भी सुकुलोत्पन्न यानी कि अच्छे कुल का उत्पन्न वैद्य होना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। दूध और घी के नियमित सेवन को महत्व दिया गया है। इससे रसायन का फल मिलता है, ऐसा हमारे आचार्य चरक ने कहा। जल के प्रसादन, शीतीकरण और अधिवासन की विधियां सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रंथों में मिलती हैं। यानी कि कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे उसको साफ करना है और कितनी मात्रा में जल लेना है, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही वर्णित है। सरोवरगत जल के विषाक्त होने पर उसके शोधन की विधि भी बताई है। इसी प्रकार भूमि और वायु शोधन की भी विधियां हैं। प्राचीन काल में विभिन्न यज्ञों से यह कार्य संपादित होता था, जिसमें गुग्गुल, जटामांसी आदि रक्षोग्न द्रव्य जलाए जाते थे। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में तो इस रहस्य का यह कहकर उद्घाटन ही कर दिया है कि ऋतु संधियों में अधिकांश व्याधियां यानी कि बीमारियां होती हैं, अतः ऋतु संधियों में अधिकांश यज्ञ किए जाते हैं। और आज के मॉडर्न परिवेश में साथियों, आज भी इसका एक उदाहरण हमारे यहाँ पर मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में मौसम बदलने पर नवरात्रि का व्रत, उपवास, यज्ञ अनुष्ठान आदि आज भी होता है। तो साथियों, हमारे प्राचीन महर्षियों की सोच कितनी वैज्ञानिक थी कि उन्होंने आज से 5000 वर्ष पहले ही हमारे स्वास्थ्य का वैज्ञानिक विवेचन किया, और वो भी बड़ी सूक्ष्मता से कि हम कैसे स्वस्थ रहें। साथियों, आज के संदर्भ में हेल्थी रेजिमेंट या हेल्थी प्रैक्टिसेस आयुर्वेद में बताए गए उन नियमों का पालन करना है जो एक स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ये सिर्फ उपवास रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सही आहार विहार, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। तो साथियों, आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही नमस्कार।